अब बात एक और ब्यूरोक्रेसी की महत्वपूर्ण खबर की। आपको याद होगा कि पिछले दिनों 46 शीर्षस्थ आईएएस अफसर जो प्रमुख सचिव और एसीएस लेवल के अफसर हैं उनके तबादले हुए थे। लेकिन उन तबादलों में कितने समीकरण बने और कितने बिगड़े, आज हम इस पर आपको कुछ बातें बताएंगे, खुलासे करेंगे। क्योंकि नाम किसी और का था, बाद में वो पद किसी और को दे दिया गया। कारण क्या थे उसके पीछे, कुछ थोड़े बहुत लॉजिक आपको बताऊंगा। जब 46 आईएएस अफसरों के तबादले हुए शीर्ष लेवल पर, तब उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण तबादला हुआ एमपी अग्रवाल का। एमपी अग्रवाल उच्च शिक्षा में प्रमुख सचिव थे। उनको 3 महीना पहले सहकारिता का चार्ज दिया गया था। उनके यहाँ रजिस्ट्रार थे ब्रजेश नारायण सिंह, बीएन सिंह। उन दोनों को हटा दिया गया। बीएन सिंह की तो जेपीएस राठौर से खुलेआम थी, वो उनकी मीटिंग में भी नहीं जाते थे और राठौर उनको फोन भी नहीं करते थे। अपने रजिस्ट्रार और मंत्री के बीच खुलेआम विवाद था, यह हर कोई जानता था। लेकिन एमपी अग्रवाल गेहूं के साथ घुन पिस गया, जिनकी कोई गलती नहीं, वो फिर बेचारे उनकी एक तरह से कहा जाए बेइज्जती करके उनको वापस लौटा दिया गया, वापस छिन गया, उनका विभाग उच्च शिक्षा में भेज दिया गया। 1997 बैच का यह अफसर पिछले काफ़ी समय से परेशानियां, पीड़ा और अपमान झेल रहा है और इस बार भी उनके साथ यही हुआ। नाराजगी सरकार की अभी बनी हुई है, इससे यह साबित होता है कि उनको फिर वापस महत्वहीन पद पर लौटाया गया। लेकिन एमपी अग्रवाल की जगह मनीष चौहान को सहकारिता विभाग का प्रमुख सचिव बनना था। उनका नाम भी चला। मनीष चौहान आजमगढ़ में मंडलायुक्त थे, लेकिन मामला इसलिए फंस गया कि मनीष चौहान उस समय मतदाता पुनरीक्षण सूची का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें लेखपाल से लेकर डीएम और कमिश्नर तक नहीं हट सकते 7 जनवरी तक। तबादला 1 जनवरी को हुआ, तो फिर मनीष चौहान का नाम बदल के वहां पर सौरभ बाबू को सहकारिता का नया प्रमुख सचिव बनाया गया। ये भी एक कहानी आई थी। सरकार जो है सौरभ बाबू को बहुत बड़ा सहकारिता विभाग देने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन समीकरण ऐसा बना कि सौरभ बाबू के नाम पे सहकारिता विभाग चला गया। यही स्थिति रही कानपुर के मंडलायुक्त रहे अमित गुप्ता के साथ भी। अमित गुप्ता का भी नाम तय हो गया था प्रमुख सचिव स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन फिर वो रोकना पड़ा 7 दिन। खैर वो दोबारा उसी पद पर आ गए जो पहले लीना जौहरी के पास था। अब बात आइए सहकारिता में वापस बीएन सिंह की। ब्रजेश नारायण सिंह एक ऐसे रजिस्ट्रार हुए जिन्होंने कम समय में ही सबको पानी पिला दिया। मंत्री जेपीएस राठौर से तो उनका विरोध खुलेआम चल निकला था, पूरे विभाग में इसकी चर्चा थी। न मंत्री की मीटिंग में वो जाते थे, न मंत्री उनको बुलाते थे। ब्रजेश नारायण सिंह ने यह खुलेआम कह रखा था कि जो भी उनको अधिकार है वो उसका इस्तेमाल खुद करेंगे, उसमें किसी मंत्री या प्रमुख सचिव से वो नहीं पूछेंगे। अपने पावर का रजिस्ट्रार के तौर पर वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात स्वाभाविक है कि मंत्री को अखरेगी, भाई हमसे भी कुछ पूछो, विभाग के हम भी मुखिया हैं। और दूसरा ये था कि बीएन सिंह यमुना अथॉरिटी के सीईओ बनना चाहते थे। मुख्यमंत्री के सामने और कई जगह से उन्होंने पैरवी भी कराई इस बात को लेकर, लेकिन उनका सम्मान मुख्यमंत्री ने इतना रखा कि उनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना दिया, परिवहन आयुक्त बना दिया, जो रजिस्ट्रार से भी बड़ा पद माना जाता है। एक कहानी इसकी और आप सुनिएगा। 1991 बैच में अपर मुख्य सचिव हैं बाबूलाल मीना। बाबूलाल मीना एक ऐसे एसीएस हैं जिनकी प्रमुख सचिव नियुक्ति देवराज के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती है, और इस दोस्ती में देवराज अपना हक अदा करने गए थे। वो चाहते थे कि बीएल मीना को कोई बड़ा विभाग दे दिया जाए, जैसे औद्योगिक विकास मिल जाए, या उनको सिंचाई मिल जाए, या पीडब्ल्यूडी मिल जाए, या कोई और बड़ा विभाग मिल जाए जिसमें वो सीनियरिटी के हिसाब से फिट बैठते हों। लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी उस डिमांड को खारिज कर दिया। उल्टे कहते हैं कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। यानी कि उद्यान और होमगार्ड विभाग था, जब लिस्ट जारी हुई तो मीना से होमगार्ड कट गया, खाली उद्यान नहीं बचा। तो देवराज की पैरवी उनके काम नहीं आई। अब उनके पास खाली उद्यान विभाग बचा रह गया।
तो ब्यूरोक्रेसी में जब तबादले होते हैं तो किसका नाम कैसे कटता है, किसका नाम कैसे जुड़ता है, कुछ जानकारियां बाहर आती हैं, वो हमने आपको शेयर की। तो आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आज हम आपको मुनव्वर राना साहब की एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे और उसके साथ उनकी एक नज़्म है बहुत अच्छी सी, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। मुनव्वर राना साहब की एक छोटी सी बेटी थी। एक बार एक ग्लोब का नक्शा रखा हुआ था तो उसने उस पर एक नदी गुजरती है तो देखा, तो उसने पूछा कि पिताजी ये कौन सी नदी है? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये सिंधु नदी है। तो उन्होंने कहा ये कहाँ से निकलती है? बच्चे ने पूछ लिया। अब उनको इतनी जानकारी नहीं थी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, लेकिन एक बेटी का सवाल था जो अपने बाप से पूछ रही थी और एक गुरु से भी पूछ रही थी। कुछ ना कुछ तो उनको जवाब देना ही था। तो इस पर उन्होंने एक बहुत सुंदर सी नज़्म लिखी, सुनिएगा कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहाँ से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है, ये कहीं लिखती नहीं है मुँह जबानी याद है, ऐ सियासत तेरी हर मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहाँ से समझो हिंदुस्तान है। नमस्कार।